मेरे सामने रक्त का एक सागर है और अल्लाह ही जानता है उसने मुझे और क्या क्या दिखाने के लिए जिंदा रख छोड़ा है। मेरे जीवन में और क्या क्या देखना बाकी रह गया है। जी हाँ, ये शब्द थे उर्दू के प्रसिद्ध शायर मिर्जा गालिब जी के 1857 की क्रांति में अंग्रेजों द्वारा भारतीय विद्रोहियों के दमन के लिए। जी हाँ, इतनी बेरहमी से विद्रोहियों का दमन किया गया दिल्ली में कि एक शायर की कलम रो पड़ी और उसमें से शब्द इस स्वरूप में फूट पड़े। और मिर्जा गालिब जी को कौन नहीं जानता है? आप में से बहुत कम ही लोग होंगे जिन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड्स को उनकी शायरी न भेजी हो पटाने के लिए। तो खैर, ये थी 1857 की क्रांति। क्रांति। तो कल मैंने आपको इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताए थे जो कि परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है। कल हमने पीटी पर पूरा फोकस किया था और आज हम लोग फोकस करेंगे मेंस पर। जी हाँ, अभी बीपीएससी का मेंस होने वाला है और बहुत सारी एग्जाम्स का भी मेंस होने वाला है। आपको भी भविष्य में मेंस एग्जाम देना है, तो उस पर हम फोकस करेंगे और इसमें हम जानेंगे विद्रोह के कारणों के बारे में। विद्रोह किस प्रकार से शुरू हुआ, कैसे फैला विभिन्न क्षेत्रों में, लखनऊ में, कानपुर में, झांसी में, बिहार में और अन्य क्षेत्रों में किस प्रकार से फैला। विद्रोह के असफलता का कारण जानेंगे, क्योंकि उस समय का जो तात्कालिक उद्देश्य था, जो समसामयिक उद्देश्य था, उसकी पूर्ति में यह विद्रोह विफल रहा था, इसमें कोई संदेह नहीं है, असफल रहा था। हालांकि इसके दूरगामी परिणाम भी हुए थे और स्वतंत्रता की प्राप्ति में, भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति में 1857 की क्रांति का एक महत्वपूर्ण योगदान है, जिसके बारे में हम लोग देखेंगे। लेकिन असफल तो रहा, तो असफलता के क्या कारण थे उसको हम लोग समझेंगे और उससे हम लोग प्रेरणा लेंगे कि आगे हम अपने जीवन में किस प्रकार से 1857 की क्रांति की असफलता से प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे और उसके बाद देखेंगे कि इसके क्या दूरगामी परिणाम हुए। कुछ परिणाम ऐसे हुए जो अच्छे थे, कुछ परिणाम ऐसे थे जो भारतीयों के लिए बुरे थे, कुछ परिणाम ऐसे थे जो अंग्रेजों के लिए अच्छे थे और भारतीयों के लिए बुरे थे। तो ये सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। यह पीटी के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट होगा। जो तथ्य पिछले वीडियो में छूट गए थे पीटी के लिहाज से, वो इस वीडियो में बता दूंगा। और मेंस के लिए तो ये वीडियो से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। मतलब इस वीडियो से आपका 1857 का मेंस का भी कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो पूरा वीडियो जरूर से जरूर देखिएगा, ऑनलाइन एक बार जरूर देख लीजिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। इसके अलावा यदि पहले से सदस्य हैं तो ऐसा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा दोस्त। एक लाइक जरूर कर देना, कमेंट जरूर करना और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना यह वीडियो। और एक बार फिर मैं चंद्रवर्धन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पीसीएस एडुकेयर में। तो आइए सीधा चलते हैं और देखते हैं आखिर विद्रोह के कारण क्या थे। आखिर विद्रोह क्यों होता है, आप सोच करके देखिए। अभी किसान विद्रोह हो रहा है, इससे पहले आप लोगों ने भी ऑनलाइन ही विद्रोह किया था, मतलब नौकरियों के लिए, है ना। हम लोगों ने ट्विटर पर ट्रेंड कराया था ना। तो आखिर विद्रोह का कारण क्या होता है? कोई जोर जुल्म होता है, कुछ न कुछ आपके जो अधिकार है वो छीने जा रहे होते हैं, इसी कारण से विद्रोह होता है। और भी बहुत सारे कारण होते हैं, तो हम लोग 6 पॉइंट्स में इसको डील करेंगे। सबसे पहले देखते हैं राजनैतिक कारण क्या क्या थे। तो राजनीतिक कारण में यदि देखें तो उस समय पता है आपको कि मुगल सत्ता उस समय भारत में थी और मुगल शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय का आपका शासन चल रहा था। ठीक है, मुगल सम्राट वैसे तो 1803 से ही अंग्रेजी संरक्षण में था, मतलब अंग्रेजों के संरक्षण में था और उसकी शक्तियां धीरे धीरे खत्म हो गई थी। लेकिन कम से कम उसका जो मान मर्यादा था, जो प्रतिष्ठा था, वो बचा रह गया था। कम से कम उसका जो दीवाने आम था, दीवाने खास था, उसमें वो दरबार लगा पाता था और लोग जो है आकर के उसके सामने जी हुजूरी करते थे, उसको सलाम वगैरह करते थे। तो राजा को वही चाहिए था, भाई सत्ता तो चली ही गई है। वैसे भी अय्याश राजा हुआ करते थे, जो पूर्ववर्ती जो आपके परवर्ती मुगल थे वो तो अय्याश ही हुआ करते थे, तो उनको उससे कोई मतलब नहीं था। कम से कम मान प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि एमहर्स्ट आया
और उसने जो है सिजदा और बाकी जो आपका जीव जरूरी होता था उस पर प्रतिबंध लगा दिया। फिर आया ऑकलैंड और उसने जो है दीवाने आम और दीवाने खास को बंद करवा दिया। तो शासक अब किस बात का रह गया था? न इज्जत रह गई थी, न प्रतिष्ठा रह गई थी, मान सम्मान रह गया था, और पैसा वैसा तो सब छीन ही गया था। उसका जो जितना प्रशासनिक काम था वो सब तो छीन ही लिया था अंग्रेजों ने। तो बाकी बचा क्या था? उसके पास कुछ नहीं बचा था। इसके बाद डलहौजी आया तो उसने ये भी बोल दिया कि भैया आप लाल किले से भी निकल जाओ, है ना, मतलब लाल किला भी छुड़वा दिया। तो इससे क्या हुआ, मुगल जो आपका शासक था उसमें तो आक्रोश था ही, उसके अलावा लेकिन वो क्या था, मुगल शासक क्या था, वो तो बूढ़ा हो चला था, उसको कोई मतलब उसके खून में वो रवानी नहीं थी। लेकिन जो जनता थी, जो आम जनता थी, जिसका जुड़ाव मुगल शासकों से हो गया था। एक्चुअली क्या होता है ना कि जब आप पर कोई बहुत दिनों से शासन कर रहा होता है तो उससे आपका जुड़ाव हो जाता है। जैसे कांग्रेस को देखिए, 70 साल तक राज किया उसने, 60 साल तक लगभग राज किया, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग केवल कांग्रेस के नाम सुन करके, और कांग्रेस चूंकि सबसे पुरानी संस्था है, केवल यही कारण है कि उसके साथ जुड़े हुए हैं ना। तो एक तरह का जुड़ाव लोगों का हो जाता है, ठीक है। तो मुगल शासकों से एक तरह का जुड़ाव था। दूसरा क्या कारण था कि लगभग 650 साल से 1200 के आसपास हम लोग देखते हैं कि शासन शुरू हो जाता है मुसलमानों का, और उसके बाद मुसलमानों कहने का मतलब कोई ऑफेंस ना ले, मतलब कोई किसी का अपमान नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन जो सच्चाई है वो इतिहास पढ़ा रहा हूं। तो मुसलमानों का शासन शुरू हो गया था 1200 के आसपास, और उसके बाद आप देख सकते हैं 1857 मतलब 1850 का अवधि ले लीजिए, तो लगभग 650 सालों से भारत के लोग गुलाम थे, ठीक है। और गुलामी की एक तरह से आदत हो गई थी जब, और परतंत्रता को भारतीयों ने अपनी नियति मान ली थी, ठीक है। तो उनसे जो है, उन्हीं को चूंकि शासक मानते थे, मुगल सम्राटों को ही, इसलिए जो आम जनता थी उसमें भी आक्रोश इससे पैदा हो गया कि भाई कम से कम मान इज्जत तो दो, बाकी सब छीन लिया तो छीन लिया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं वाजिद अली शाह के बारे में। अवध का नवाब था वाजिद अली शाह, उस पर क्या किया गया, अंग्रेजों ने कुशासन का आरोप लगा दिया कि भैया आप जो है ढंग से शासन नहीं चला रहे हैं। जैसे आजकल होता है ना, जो भी सरकार यदि बहुमत में होती है, बहुत ज़्यादा सीटों से आई हुई होती है केंद्र सरकार, तो वो क्या करती है, बहुत सारे राज्य सरकारों पर राष्ट्रपति शासन लगवा देती है ना। 356 के तहत जो आपका राष्ट्रपति शासन है वो लगवा देती है। किस कारण से? कुशासन का आरोप लगा करके कि भैया आपसे प्रशासन नहीं संभल रहा है, आपसे जो पुलिस व्यवस्था है वो नहीं संभल रही है। तो इस कारण से इंदिरा गांधी ने बहुत बार जो है बहुत सारे राज्यों में ऐसा किया था। तो वही काम वो भी कर रहे थे। अंग्रेजों ने क्या किया कि अवध का जो शासक था वाजिद अली शाह, उस पर कुशासन का आरोप लगा करके उसको अपदस्थ कर दिया, मतलब सत्ता से बर्खास्त कर दिया, उतार दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि 1856 में अवध का विलय भी करा लिया अंग्रेजी राज्य में, ठीक है। तो इससे वहां पर दिक्कत होने लगी। इसके बाद आप देखते हैं तो डलहौजी जब आया तो उसने क्या किया, राज्यों के अपहरण की नीति अपनाई, और इसी के तहत जो है आपका डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आया, जिसमें कि गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। अब जिन राजाओं के खुद के पुत्र नहीं होते थे या पुत्री नहीं होती थी, उस समय तो वैसे पुत्रों को ही जो है सत्ता दी जाती थी, तो जिसके पुत्र नहीं होते थे वो क्या करता था कि कोई भी दूसरे मतलब अपने आसपास के लोगों को में से किसी को भी अपना दत्तक पुत्र मान लेता था, मतलब गोद ले लेता था और उसी को शासन दे देता था। तो ये जो प्रथा थी ना, इससे मतलब राजवंश चलता रहता था। अब क्या हुआ, बहुत सारे क्षेत्रों में डलहौजी ने क्या किया कि ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लागू कर दिया और राज्यों के अपहरण की नीति चालू कर दी। कहने का मतलब अगर आपका अपना पुत्र है तब तो ठीक है, लेकिन आप गोद लेकर के किसी को अपनी सत्ता सौंप नहीं सकते हैं। उसके बदले आपको अपनी सत्ता जो है वो अंग्रेजों को सौंप देनी पड़ेगी, आपके राज्य पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाएगा। तो इससे आप देख सकते हैं कि सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, करौली, ये सब को जो है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत डलहौजी ने अपने में मिला लिया। तो यह जो थी, इससे भी बहुत सारे जो देसी रियासत थे, देसी राजा थे, वो बहुत ज्यादा परेशान थे, जिसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी थी, ठीक है। इसके बाद आप देखते हैं तो हम चलते हैं कानपुर। कानपुर में क्या हुआ कि जो आपका बाजीराव द्वितीय के जो दत्तक पुत्र थे नाना साहब, जिनका नाम था ढोंडू पंत, उनका क्या किया गया कि उनका पेंशन बंद कर दिया गया। उनको पेंशन दिया जा रहा था। जब हम लोगों ने पेशवा का इतिहास पढ़ा था तब मैंने बताया था मराठा इतिहास में कि जो हार गए थे अंग्रेजों से मराठा, तब पेशवा को जो है पेंशन देना चालू हो गया था, ठीक है। पेशवाई तो खैर खत्म ही हो गई थी, तो पेंशन जो है वो नाना साहब का बंद कर दिया गया, और उसके बाद जो है उनमें भी एक तरह का आक्रोश हो गया था, ठीक है। इसके अलावा आप देखें तो कर्नाटक है, सूरत है, तंजौर है, इन सब के शासकों से उनकी
उपाधियां ले ली गई थी। तो ये सब जो थे आपके राजनीतिक कारण थे। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो जागीरदार थे या जमींदार थे, उनकी जागीरों का मतलब कि जांच करने के लिए, उनके जागीरों की जांच करने के लिए आपका 1854 में इनाम कमीशन लाया गया और सबके जागीर की जांच की गई और बहुत सारे जागीरदारों की जो जागीर थी उसको खत्म कर दिया गया, उसको रद्द कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, उनसे छीन लिया गया। ठीक है, यहां पर सर सैयद अहमद खां का एक वक्तव्य मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने अपने किताब में लिखा था, सबसे पहले भारतीय वही थे, पिछले वीडियो में मैंने बताया था सबसे पहले भारतीय वही थे, सर सैयद अहमद खां, जिन्होंने विद्रोह के कारणों पर प्रकाश डालते हुए एक किताब लिखी थी। तो उन्होंने अपने किताब में लिखा था कि विद्रोह का जो प्रमुख कारण था वो यही था कि भारतीयों को प्रशासन तंत्र में उनका योगदान नहीं लिया जा रहा था, मतलब उनको प्रशासन तंत्र में शामिल नहीं किया जा रहा था। जो आपके सैनिक भी थे, भारतीय सैनिक जो अंग्रेजों की सेना में बहुत भारी तादाद में थे, उनको मतलब कि प्रोत्साहन नहीं दिया जाता था, कहने का मतलब उनको ढंग से वेतन नहीं दिया जाता था और बहुत सारी चीजें थी, उनको अफसर बनाया नहीं जाता था, कितनी भी वो मेहनत कर ले अफसर नहीं बन सकते थे। तो प्रशासनिक तंत्र में और इसके अलावा जो भी प्रशासन का काम होता था उसमें भारतीयों का योगदान बिल्कुल न के बराबर था ही नहीं। ठीक है, तो ये जो था सबसे बड़ा कारण था कि भैया हमारा देश है, हमारी सत्ता, चलो ठीक है आप चला रहे हो, लेकिन कम से कम हमसे सलाह तो लो, हमसे पूछ तो लो, आप तो बाहरी हो, आपको क्या पता कि कैसे शासन चलाना है हमारे देश में। तो ये थे राजनीतिक कारण। ठीक है, अब हम चलते हैं और देख लेते हैं दूसरा कारण क्या था, आर्थिक कारण। आर्थिक कारण भी मैं बता चुका हूं वैसे पिछले वीडियो में, जब मैं जनजातीय आंदोलन इत्यादि के कारणों के बारे में बता रहा था। तो उस समय आप देख सकते हैं कि अस्थाई बंदोबस्ती, आपका महालवारी व्यवस्था, रैयतवारी व्यवस्था, ये सब व्यवस्थाओं के कारण बहुत सारे भूमि सुधार संबंधी कार्य किए गए। ठीक है, भूमि सुधार तो अंग्रेजों के लिए थे, लेकिन भारतीयों के लिए वो क्या था, एक तरह का कर का प्रत्यारोपण था। ठीक है, तो बहुत सारे उलूल जुलूल कर लगा दिए गए, बहुत सारे करों को बढ़ा दिया गया, जो टैक्स होते थे उनको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया, मतलब कि जो आम जनता थी उसके ऊपर जमींदारों को लाद दिया गया, ठेकेदारों को लाद दिया गया और इससे जो किसानी थी वो प्रभावित हो रही थी। किसान देखें, भारत जो है वो किसानों का देश है और किसान यदि प्रभावित होता है ना तो अर्थव्यवस्था पूरी प्रभावित हो जाती है, सारे लोग परेशान हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कारण था पहला आर्थिक कारण, तो ये हो गया। दूसरा क्या, आप देख सकते हैं कि जितने भी भारतीय उद्योग धंधे थे उन सब पर जो है अंग्रेजों ने अपना नियंत्रण कर लिया, व्यापार पर अंग्रेजों ने नियंत्रण कर लिया था, उद्योग धंधों को बंद करवाया जा रहा था। जो कारीगर थे, जो आर्टिजन्स थे, जिनको आर्टिजन्स कहा जाता है, जो हाथों से कपड़ा वगैरह बुना करते थे, हस्तकरघा जो का व्यवसाय जो करते थे, उन सब का व्यवसाय जो है लगभग बंद हो चुका था। किसान जो थे उनसे नील की खेती कराई जाती थी, अफीम की खेती कराई जाती थी, यह सब आप लोगों को मैं बता चुका हूं। तो इन सब के कारण जो है अर्थव्यवस्था पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा था। तो ये थे आपके आर्थिक कारण। इसके बारे में 1861 में, वैसे तो बहुत सारे विद्वानों ने लिखा है, लेकिन 1861 में दादा भाई नौरोजी ने अपनी एक पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इसका जिक्र किया है, धन निष्कासन के सिद्धांत का जिक्र किया है। ठीक है, जिसमें कहा जाता है कि गंगा से जो निकलता था सोना वो सीधा टेम्स नदी तक जाता था। कहने का मतलब गंगा जो है, गंगा के किनारे आपका भारत एक तरह से कह सकते हैं कि बसा हुआ है और टेम्स नदी के किनारे आपका लंदन बसा हुआ है। ठीक है, तो गंगा से जो सोना निकलता था वो सीधे टेम्स नदी में जाकर के मिलता था। तो यह धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने 1861 में अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में लिखा था। तो उससे आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा आर्थिक नुकसान यहां पर हो रहा था। तो यह हो गया आपका आर्थिक कारण। अब हम चलते हैं सामाजिक कारण देख लेते हैं। तो सामाजिक कारण में कुछ काम उन्होंने अंग्रेजों ने अच्छे किए थे, जैसे बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया था, आपका कह सकते हैं सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाया था। लेकिन ये सबसे क्या है ना, उस समय भारतीयों की भावनाएं ऐसी थी कि उनको ये सबसे दिक्कत होने लगी। ठीक है, समाज में ये परंपराएं बहुत सालों से चली आ रही होती है और किसी भी परंपरा को तोड़ने का प्रयास कोई करता है तो उसके खिलाफ आंदोलन खड़ा होता ही। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा कि जब मोदी सरकार ने आपका ट्रिपल तलाक पर बैन लगाने के लिए कानून लाया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था, तब भी मोदी सरकार का कितना ज़्यादा विरोध किया गया। तो
लोग जो है, अशिक्षित लोग जो होते हैं, जो जिनको समझ में नहीं आता कि किसी नीति का क्या परिणाम हो सकता है, क्या सकारात्मक परिणाम हो सकता है, तो वो लोग जो है अपनी परंपरा टूटने पर विद्रोह करते ही हैं। तो ये कुछ सामाजिक कारण थे। उसके अलावा विधवा विवाह पर जो है अंग्रेजों ने उसको समर्थन दिया था। तो ये सब जो कारण थे वो सामाजिक कारण थे। इसके अलावा यदि आप देखें तो जो लोग थे उनको तिलक लगाने, पगड़ी पहनने, इन सब पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। जो सैनिक थे उनको समंदर पार भेज दिया जाता था, बर्मा वगैरह भेज दिया जाता था युद्ध लड़ने के लिए। तो ये सब कारण थे जो कि समाज में धीरे धीरे करके ना अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की भावना भड़का रहे थे। उसके बाद आते हैं और धार्मिक कारण देखते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं, सामाजिक कारण में आपको तिलक, बाल गंगाधर तिलक के कथन का जिक्र करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वो कहते हैं कि अंग्रेजों की सामाजिक नीति ऐसी थी कि कोई भी जो संभ्रांत आदमी है, संभ्रांत इंसान है, या फिर कोई भी आत्मसम्मान वाला जो इंसान है, वह इसको 1 घंटे तक भी नहीं झेल सकता। यह लोकमान्य तिलक का कथन है 1857 के समय के बारे में, जब अंग्रेजों ने इतनी कठोर आपकी सामाजिक नीति लाई थी और मतलब पूरी तरह से एक तरह से भेदभाव किया करते थे। अपने आप को अंग्रेज गोरा समझना, भारतीयों को काला समझना, सामाजिक दूरी मेंटेन करना। जो आप देखते हैं डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, इस तरह की बातें लिखी जाती थी सार्वजनिक स्थानों पर, और भारतीयों को जो है सार्वजनिक स्थानों में अलग रहना पड़ता था, अंग्रेज लोग अलग रहना पड़ता था। आप लोगों ने लगान मूवी जब देखी होगी तो एक फील्ड में खेल रहे होते हैं अंग्रेज, और वहाँ पर ये आमिर खान और उसका जो दल है वो भी गुल्ली डंडा खेल रहा होता है, और बॉल जाता है जब वहाँ पे, तो वो लोग कहते हैं कि वी डोंट नो अबाउट द होल कंट्री बट वी विल फ्री दिस लैंड फ्रॉम घोड़े लंगूर, है ना। तो इस तरह का एक डायलॉग भी था वहाँ पर। तो ये आप देख सकते हैं कि मतलब वो लोग जो है ना अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे भारतीयों से, जबकि हमारे ही देश पर राज कर रहे थे। तो ये भी एक तरह का सामाजिक कारण कह सकते हैं। इसके बाद आते हैं और देखते हैं धार्मिक कारण के बारे में। धार्मिक कारण यदि देखें हम लोग, तो धार्मिक कारण में क्या था कि जो आपके अंग्रेज लोग थे वो धर्म के विरुद्ध बहुत सारा काम कर रहे थे। एक तो लोगों को भड़का रहे थे, एक दूसरे के खिलाफ धार्मिक भेदभाव पैदा कर रहे थे। दूसरा क्या कर, जो फूट डालो की राज करो की नीति थी उनकी। इसके अलावा और क्या कर रहे थे, लोगों के धर्म पर प्रहार कर रहे थे। तिलक लगाने नहीं देना, तो ये धर्म पर प्रहार था। इसके अलावा देखिए पगड़ी ना पहनने देना, ये भी धर्म पर प्रहार था। बहुत सारी जो प्रथाएं थी जो जिसको अंग्रेजों ने बंद किया, वो सब धर्म से जोड़ करके देखा जाता था। जैसे भले ही कुप्रथा उसको कह सकते हैं, सती प्रथा हो, दहेज प्रथा हो, आपका जो बाल विवाह हो, ये सब हो सकता है कुप्रथा हो, और है भी कुप्रथा है। उस समय के टाइम पे कहिए या फिर इस समय के टाइम पे कि कुप्रथा थी, लेकिन इससे क्या हुआ कि लोगों का धर्म जो है वो आहत हुआ। हिंदू धर्म में ये भी कहा जाता है कि आपका समंदर के पार नहीं जाना चाहिए, ठीक है। जबकि बर्मा वगैरह भेजा जा रहा था, लोगों को गुलाम बना करके भी भेजा जा रहा था और सैनिकों के रूप में लड़ने के लिए भी भेजा जा रहा था। तो इससे भी हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही थी। बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिसके बारे में बताऊंगा कि जो सैनिक थे उनको जो है ना मतलब पगड़ी पहनने नहीं दिया जाता था, तिलक लगाने नहीं दिया जाता था, और उनको एक हैट पहनने दिया जाता था जिसके ऊपर एक पंख लगा हुआ होता था, और वो जो पंख होता था वो चर्बी से बनाई जाती थी, गाय या फिर सुअर की चर्बी से बनाई जाती थी। तो इस प्रकार से धार्मिक भावनाएं आहत हुई। उसके बाद तात्कालिक कारण में भी हम देखते हैं कि जो आपका ब्राउन बेस की जगह पर जो एनफील्ड राइफल लाया गया था, उसमें भी जो कारतूस का उपयोग किया गया था वह भी आपका गाय और सुअर के चर्बी से बना हुआ था। तो ये सब जो कारण थे इनको आप धार्मिक कारण में गिन सकते हैं। लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का उन्होंने बहुत ही कुत्सित प्रयास किया था, ठीक है। इसके बाद आते हैं और सैन्य कारण देखते हैं। तो सैन्य कारण में आप देख सकते हैं कि सैनिकों को ढंग से वेतन नहीं दिया जाता था, अंग्रेजों की तुलना में बहुत कम वेतन दिया जाता था। जबकि भारतीय सैनिक और अंग्रेज सैनिक की तुलना करें तो 2,38,000 भारतीय सैनिक थे और मात्र 45,000 अंग्रेज सैनिक थे। तो सैनिकों का अनुपात जो था वो भारतीयों और अंग्रेजों की तुलना करें तो 5:1 था। लेकिन भारतीयों को जो है वेतन बहुत कम दिया जाता था, उनको प्रोन्नति नहीं दी जाती थी, उनको प्रमोशन बहुत कम दिया जाता था, अधिकारी तो बिल्कुल ही नहीं बनाया जाता था। इसके अलावा क्या किया जाता था कि उनके धर्म के विरुद्ध जाकर के उनको कहीं भी भेज दिया जाता था युद्ध करने के लिए, ठीक है। इसके बाद यदि हम देखें धार्मिक कारणों में और भी बहुत सारी चीजें जो हैं वो हम लोग देख सकते हैं। धार्मिक कारणों में यदि देखें तो 1813 ईस्वी में ईसाई मिशनरियों को जो है भारत में
छूट दे दी गई, अनुमति दे दी गई कि भैया आप जो है खुलेआम अपना धर्म प्रसार करो। इसी के तहत आप देख सकते हैं 1837 में जब अकाल पड़ा था तब भी ईसाई मिशनरियां जो है वो धर्म परिवर्तन करा रही थी। उन्हीं को सहायता दी जाती थी जो धर्म परिवर्तन को स्वीकार करते थे, ठीक है। लालच दे करके, प्रलोभन दे करके, मारपीट करके हर तरह से धर्म परिवर्तन कराने का पूरा प्रयास किया गया, ठीक है। इसके बाद यदि हम लोग देखें तो आपका 1845 में क्या किया गया, एक एक्ट लाया गया जिसके तहत जो कैदी थे, जो जेलों में बंद कैदी थे, उनमें उनको बर्तन ले जाने की इजाजत, अपना बर्तन ले जाने की इजाजत देना बंद कर दिया गया, ठीक है। उनको जेल में ही वो दिया जाता था, बर्तन दिया जाता था, कैसा भी लोग जो है उसको साफ करता था। इसके अलावा जो खाना बनाते थे वो भी जो है मतलब कि उस समय के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, अभी के हिसाब से कोई ऑफेंस मत लेना, लेकिन निचली जातियों से बनवाया जाता था। और जो ब्राह्मण कैदी थे, जो उच्च वर्ग के समाज के उच्च जातियों के कैदी थे, उनको इससे जो है बड़ा ज़्यादा वो ठेस लगती थी, ठीक है। छुआछूत की भावना उस समय बहुत ज़्यादा प्रबल थी, ठीक है। इसके बाद यदि हम देखें तो मेजर यहाँ पर एक अंग्रेज है जिसका कथन मैं बोलना चाहता हूं, जिसका नाम था मेजर एडवर्ड्स। मेजर एडवर्ड्स ने साफ साफ लिखा है कि भारत में राज करने का हमारा उद्देश्य था भारत को ईसाई देश बनाना, ठीक है। इसके बाद सावरकर की बात करें तो वीर सावरकर ने, बीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर जी ने, जिन्होंने पहली बार पहली बार 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताया था अपनी पुस्तक में। तो उन्होंने ये लिखा है कि जो सैन्य या असैन्य अधिकारी थे वो राम और मोहम्मद को गालियां दिया करते थे, ठीक है, और लोगों को भी कहा करते थे कि आप भी गालियां दो, ठीक है। तो ये जो थे, और जो सैनिक थे, जो साधारण सैनिक थे, ये तो अधिकारियों की बात हो गई, और जो सैनिक थे वो बहुत ही ज़्यादा दुर्व्यवहार किया करते थे भारतीयों के साथ। तो ये भी धार्मिक कारण में आपका गिन सकते हैं, ठीक है। इसके बाद 1850 में एक कानून लाया गया था, लेक्स लोकी कानून। लेक्स लोकी कानून लाया गया था जिसके तहत जो है बहुत सारे सुधार किए गए, इस तरह के सुधार किए गए कि हिंदुओं की और मुस्लिमों की धार्मिक भावनाएं बहुत हद तक आहत हो सकती थी उससे, ठीक है। तो ये आपके धार्मिक कारण हो गए। अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं सैन्य कारणों के बारे में। तो सैन्य कारणों के बारे में मैं बता चुका हूं आप लोगों को कि सैनिक कारण क्या क्या थे। तो अंग्रेजों की जो सेना थी वो उस समय मात्र 45,000 थी, जबकि भारतीयों की सेना 2,38,000 हुआ करती थी। फिर भी जो है आपका 5:1 का अनुपात होने के बावजूद भी जो है भारतीय सैनिकों को अफसर का रैंक नहीं दिया जाता था, उनको प्रमोशन नहीं दिया जाता था, उनको ढंग से वेतन नहीं दिया जाता था, अंग्रेजों से कम वेतन दिया जाता था, बुरा समझा जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था, आर्टिलरी वगैरह में जो है उनको ढंग से स्थान नहीं दिया जाता था। और ऐसा नहीं है कि पहली बार ये सैनिक विद्रोह हुआ था। सैनिकों का प्रथम विद्रोह यदि माने तो बक्सर में हुआ था 1764 ईस्वी में। 1764 में एक और घटना हुई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना, इसके बारे में आप बताइएगा जरूर। बक्सर का नाम ले लिया है तो वैसे आप समझ ही गए होंगे, लेकिन 1764 में बक्सर में सबसे प्रथम विद्रोह हुआ था सैनिकों का। इसके बाद भी यदि देखें तो बक्सर में क्यों हुआ था? बक्सर में हुआ था क्योंकि मीर कासिम के विरुद्ध जो मुनरो की सेना थी, कर्नल मुनरो की जो सेना थी, वो घुस आई थी बक्सर की छावनी में, सैन्य छावनी में। तो वहां पर जो है सैनिकों ने उसके खिलाफ विद्रोह किया था। लेकिन प्रथम जो धार्मिक विद्रोह था सैनिकों का, वो कहां हुआ था? तो 1806 में वेल्लोर में हुआ था, ठीक है। वहां पर क्या किया गया? वही तिलक लगाने और पगड़ी पहनने पर आपका प्रतिबंध लगा दिया गया, इस कारण से वहां पर विद्रोह हुआ था। इसके बाद आपका 1824 में बैरकपुर की जो 47वीं रेजिमेंट थी उसने विद्रोह किया था धार्मिक कारणों से, क्योंकि उस समय उन लोगों को वर्मा भेजा जा रहा था, समंदर पार जाना जो है धर्म के खिलाफ था, और उन लोगों को भेजा जा रहा था। तो ये धार्मिक विद्रोह जो थे वो पहले भी हो चुके थे। इसके बाद देखें तो 1824 में बैरकपुर में ही 47वीं रेजिमेंट ने वो किया था, ये मैं बता चुका हूं। 1844 में फिरोजपुर में 64वीं रेजिमेंट ने विद्रोह किया था। इसके बाद देखें तो 1854 में डाकघर अधिनियम लाया गया। डाकघर अधिनियम लाया गया, उसमें क्या किया गया कि जो सैनिकों के लिए डाक तार वगैरह की व्यवस्था फ्री हुआ करती थी, उस पर भी जो है अब पैसा देना पड़ गया था। भैया आपके यहाँ काम करते हैं तो आप हमें डाक भेजने, तार भेजने की भी सुविधा नहीं दोगे, और जो पहले मुफ्त देते थे उसका भी अब पैसा लेना चालू करोगे। तो इससे जो है सैनिकों में विद्रोह की भावना जागी। इसके बाद यदि देखें तो 1856 में सेना भर्ती अधिनियम लॉर्ड कैनिंग लेकर के आया, जिसके तहत
अब यह निश्चित कर दिया गया कि जो भी भारतीय सेना में है उसको जहां भी अंग्रेजों को जरूरत होगी वहां जाना ही होगा। यदि अंग्रेज उसको ऑर्डर देता है कि आपको समंदर पार जाना है, बर्मा जाना है, तो जाना ही होगा। ठीक है, तो ये सबसे जो है अंग्रेज मतलब सैनिक लोगों में बहुत ज़्यादा भावनाएं उनकी हाथ हुई और धीरे धीरे करके विद्रोह जो है आपका शुरू हो गया। और विद्रोह कैसे शुरू हुआ वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो दूसरा जो है हमारा वो है विद्रोह की शुरुआत। विद्रोह की शुरुआत की बात यदि बात करें तो 23 जनवरी को सबसे पहले दमदम में अंग्रेज ये कारतूस जो नया लाया गया था, तात्कालिक कारण वही था। तात्कालिक कारण मैं बताना भूल गया, यहाँ पर मैंने लिखा था तात्कालिक कारण क्या था। तो सबसे पहले ब्राउन बेस जो आपका राइफल था वो इस्तेमाल किया था, बंदूक जो नाम था ब्राउन बेस जिसका इस्तेमाल किया जाता था, उसको इस्तेमाल करने में कोई आपत्ति नहीं थी लोगों को, लेकिन उसके जगह पर जो है नया इनफील्ड राइफल ले आया गया। अब जो नया इनफील्ड राइफल लाया गया उसमें क्या किया गया, कारतूस जो होता था, कारतूस मतलब गोली, तो गोली जो होती थी उसको पहले दांत से काटना पड़ता था, उसमें चर्बी लगी होती थी, उसको दांत से काटना पड़ता था, उसके बाद उसको बंदूक में डालना पड़ता था और उसके बाद जो है इस तरीके से हुड़ते थे और उसके बाद जो है उसको चलाते थे। ऐसा आप लोगों ने देखा होगा, मंगल पांडे मूवी देख लेना आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या था, जो कारतूस था, जो गोली था जिसको मुंह से काटना पड़ता था, उसमें जो चर्बी लगी हुई थी वो आपका गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई थी। ऐसी मतलब बातें फैलने लगी वो जो सैनिक थे उनमें और सैनिक के परिवारों में ऐसी बातें फैलने लगी। और शुरुआत में अंग्रेजों ने कहा कि यह अफवाह है, लेकिन बाद में साबित हुआ कि सही में गाय और सुअर की चर्बी उसमें थी। ठीक है, जब जांच हुई तब। तो कारतूसों का इस्तेमाल करने से सबसे पहले 23 जनवरी को दमदम के सैनिकों ने इनकार कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, 26 फरवरी को बहरामपुर में भी सैनिकों ने कारतूस का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। फिर आप नेक्स्ट जो यदि शुरुआत देखें तो शुरुआत में आप कह सकते हैं 29 मार्च को बैरकपुर में मंगल पांडे नामक सैनिक ने, जो आपके 34वीं रेजिमेंट के थे बैरकपुर में, उन्होंने कारतूस का इस्तेमाल करने का आह्वान किया लोगों से। ब्राह्मण थे वो, और अधिकतर जो सैनिक तो हुआ करते थे उस समय वो राजपूत और ब्राह्मण ही हुआ करते थे अंग्रेजों की सेना में। तो सब लोगों ने जो है मतलब विचार बनाया कि हम लोग कारतूस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और उसके बाद आह्वान करके मंगल पांडे ने गोली मार दी। किसको गोली मार दी, तो लेफ्टिनेंट बाग को गोली मार करके उसकी हत्या कर दी। और उसके बाद ह्यूरसन नामक एक अधिकारी था, उसको भी गोली मारी गई, वैसे वो बच गया। ठीक है, अब इसके लिए क्या किया गया, उनको जो है वो पूरा का पूरा रेजिमेंट जो था उसको भंग कर दिया गया, बहुत सारे लोगों को बंदी बना लिया गया। और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे जी को फांसी की सजा दे दी गई। ठीक है, फांसी दे दी गई। ठीक है, अब फांसी जो दे दी गई तो जो सैनिक थे वो और ज्यादा विद्रोही हो उठे। ठीक है, और इसी के कारण से 24 तारीख को, इसके बाद देखते हैं कि 24 अप्रैल को जो घुड़सवार सेना थी मेरठ की, उसने जो है उसके 99 सैनिकों ने कारतूस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि 9 मई को मेरठ में इन्हीं जो 99 सैनिकों ने जिन्होंने आपका विद्रोह करने से मना किया था, उसमें से 85 को सजा दे दी गई 10 वर्ष की और सबको कैद कर लिया गया। अब इसके खिलाफ जब आपके सब साथियों को कैद कर लिया जाता है तो आप क्या करते हो, उसको छुड़ाने का प्रयत्न करते हो ना, जबकि आपकी भावनाएं पहले से ही भड़की हुई हैं। तो उन्होंने क्या किया, 10 मई को विद्रोह की शुरुआत कर दी, अपने सैनिकों को वहां से छुड़ा लिया, अपने साथियों को वहां से छुड़ा लिया, बहुत सारे अंग्रेज अधिकारियों को मारते हुए, और उसके बाद वहां से दिल्ली रवाना हो गए। ठीक है, दिल्ली रवाना हुए और वहां पर जो है वो लोग 11 मई को दिल्ली पहुंच गए और 12 मई को दिल्ली पर उन्होंने अपना अधिकार कर लिया। बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया उन्होंने, और उसके बाद जो है उसी समय मिर्जा गालिब जो है लिखते हैं इस तरह का, इसमें क्या कहा जाता है कि उसी समय प्रशासन चलाने के लिए दिल्ली का प्रशासन, चूंकि वो तो बूढ़ा हो चुका था बहादुर शाह जफर, तो उसको केंद्रीय नेतृत्व एक तरह से मान लिया गया, ताकि उससे बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, तो एक तरह का केंद्रीय नेतृत्व उभर करके सामने आए, इसलिए उनको जो है नेता मान लिया गया विद्रोह का। लेकिन प्रशासन चलाने के लिए एक परिषद गठित कर दी गई, जिसको जो बहादुर शाह जफर था उसके पुत्र और पोते मिलकर के संचालित कर रहे थे। ठीक है, लेकिन बाद में बरेली गए हुए थे आपके बख्त खां, जो कि बहादुर शाह जफर यहाँ मंत्री हुआ करते थे, तो बख्त खां जब बरेली से वापस आ गए तब जो है इस परिषद की कमान, जो प्रशासनिक परिषद था उसकी कमान उन्होंने
संभाल ली। लेकिन फिर इसके बाद 20 सितंबर को दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया, लेकिन उसी क्रम में निकोलसन नाम का एक अधिकारी मारा गया। अब हडसन जो है वो आता है अपनी सेना के साथ और उसने क्या किया कि सम्राट के दो पुत्रों मिर्जा युगल और मिर्जा ख्वाजा सुल्तान की हत्या कर दी तथा एक पोता था उसका जिसका नाम था अबू बकर, उसको भी गोली मार करके उसकी भी हत्या कर दी लाल किले में सबके सामने में, ठीक है। और सम्राट जो था बहादुर शाह जफर जो था उसको कहां भेज दिया गया, रंगून निर्वासित कर दिया गया, मतलब रंगून भेज दिया गया जहां पर 1862 में उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब इसी के बारे में मिर्जा गालिब ने वो कथन कहा था कि मेरे सामने रक्त का एक सागर है और अल्लाह ही जानता है कि मुझे अपने जीवन में और क्या क्या दिखाने के लिए उसने जिंदा रखा है, ठीक है। अब हम चलते हैं और देखते हैं विद्रोह के प्रसार के बारे में। यहां पर विद्रोह की शुरुआत आप देख चुके हैं, सारा कुछ मैंने बता दिया कि किस प्रकार से सैनिक दिल्ली पहुंचे और वो हुआ। अब हम लोग चलते हैं और देख लेते हैं विद्रोह का प्रसार अन्य जगहों पर कैसे हुआ। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को किस जगह पर किसका नेतृत्व था और किससे लड़ाई हुई और कब दमन हुआ, यह सब मैंने एक चार्ट में आपको बता दिया था। आज मैं 4 जगहों का जिक्र करना चाहता हूं। आपका लखनऊ है, कानपुर है, झांसी है और बिहार है, जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और जहां पर विद्रोह सबसे तेजी में फैला। लेकिन इससे 2 चीजें और पूछी जाती है। एक, मद्रास राज्य जो था वह बिल्कुल ही अछूता रहा था, वहां पर कोई विद्रोह नहीं हुआ था। दूसरा चीज कि आपका जो मुजफ्फरनगर और सहारनपुर, ये यूपी वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मुजफ्फरनगर और सहारनपुर इन 2 जगहों पर आम जनता ने साथ नहीं दिया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैंने सोचा कि बता देता हूं। तो आते हैं, सबसे पहले देखते हैं लखनऊ में क्या हुआ था। लखनऊ में यदि बात करें तो वाजिद अली शाह जो था उसको अपदस्थ कर दिया गया था कुशासन का आरोप लगा करके, यह मैं बता ही चुका हूं, ठीक है। तो वहीं पर एक अहमदुल्ला थे, मौलवी अहमदुल्ला, उन्होंने जो है जिहाद का नारा दिया और अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को भड़काना चालू किया, अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का आह्वान किया था। अब उनको जब अपदस्थ कर दिया गया तो वहां पर बेगम हजरत महल ने नेतृत्व संभाला। वैसे जो विद्रोह की शुरुआत थी वह 30 मई को 30th ऑफ मई 30 मई को हो गई थी, लेकिन 4 जून को बेगम हजरत महल ने अपने पुत्र बिजरिस कादर को सत्ता पर बैठाया, मतलब सत्ता की कुर्सी पर बैठाया और खुद जो है विद्रोह का नेतृत्व करने लगी। 21 मार्च को विद्रोह जो है वो चलता रहा, 21 मार्च तक चला, लेकिन 21 मार्च को कैंपबेल ने इसका दमन कर दिया, ठीक है। जो रानी थी हजरत महल बेगम जो थी वो नेपाल चली गई, ठीक है, वहां से नेपाल चली गई और मौलवी अहमद शाह ने गोरिल्ला युद्ध जो है वो करना जारी रखा। तो ये अवध के बारे में जो तथ्य है वो है, बाकी सारी तथ्य जो है वो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। अब चलते हैं और देखते हैं कानपुर में क्या हुआ था। तो कानपुर की यदि हम बात करें तो नाना साहेब जो थे, जो बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, उनका पेंशन जो है बंद कर दिया गया था, यह मैं बता चुका हूं राजनीतिक कारण में, ठीक है। उनका नाम धोंडू पंत था, ठीक है। 5 जून को कानपुर पर कब्जा कर लिया विद्रोहियों ने, ठीक है, और पेशवा घोषित कर दिया गया किसको, आपके जो नाना साहब थे उनको। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 27 जून को ह्यू व्हीलर को उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। क्यों कर दिया, तो उसने बोला कि भैया हम आपको जो है मतलब अंग्रेजी सेना के संरक्षण में इलाहाबाद ले जाएंगे, अब चलिए हमारे साथ। तो उन्होंने जो है आत्मसमर्पण कर दिया और उसके साथ निकल पड़े। लेकिन उनको कानपुर में ही एक जगह है सत्ती चौरा नाम का एक जगह है कानपुर में, वहां पर जैसे चौड़ी चौरा है उसी तरह से सत्ती चौरा जो है, तो सत्ती चौरा नामक स्थान पर उनको मार डाला गया, नाना साहब को, ठीक है। नाना साहब को मार डाला गया। उसके बाद जो है आपका हैवलॉक है, उसके बाद कैंपबेल है, नील है, ये सब दिसंबर में आकर खड़े हो गए और वहां पर विद्रोह का दमन कर दिया। लेकिन नाना साहब की हत्या तो कर दी गई, फिर भी वहां पर तात्या तोपे जो थे, जिनका नाम आपको मैं पिछले वीडियो में बताया था कि क्या उनको और कहा जाता है, आप कमेंट में जरूर लिखिएगा यदि आपने वो वीडियो देखा है। तो तात्या तोपे जो उनके सेनापति थे, उन्होंने इस पर जरूर मतलब सेनापति थे, उन्होंने जो है इसका अच्छे से नेतृत्व किया विद्रोह का, और उनके साथ ही मिली थी झांसी की रानी भी मिल गई थी और दोनों ने मिलकर के युद्ध लड़ा था, ठीक है। अब चलते हैं और देख लेते हैं कि झांसी में क्या क्या हुआ था, ठीक है। तो झांसी की यदि बात करें तो झांसी के बारे में बता चुका हूं कि गंगाधर राव जो थे वहां के राजा थे, उनकी ही पत्नी थी रानी लक्ष्मीबाई, जिनका बचपन का नाम मनु था। अब उनका कोई पुत्र अपना नहीं था तो उन्होंने एक दत्तक पुत्र गोद लिया था जिसका नाम था दामोदर राव। अब दामोदर राव को डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत अंग्रेजों ने मान्यता नहीं दी और झांसी को मिला लिया, कहां, आपका
इसमें अंग्रेजों की सरकार में मिला लिया, अंग्रेजों के शासन में मिला लिया। अब झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थी, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। एक तो राष्ट्रीयता की भावना थी, लेकिन थोड़ा सा वो भी था कि अपना जो राज्य है उसको किस प्रकार से छीन जाने दूं। तो उन्होंने एक मर्दाना भेष बनाया, अपने पुत्र को जो है अपने पीठ पर लादा और उसके बाद जो है निकल पड़ी युद्ध लड़ने के लिए। ठीक है, 23 मार्च 1858 को यूरोज ने घेर लिया झांसी को और वहीं पर जो है लड़ाई हुई। मतलब झांसी में जब घेरा तो लड़ाई हुई, वहाँ से झांसी से वो कालपी पहुँच गई, कालपी से फिर ग्वालियर चली गई और वहाँ पर सिंधिया ने, ग्वालियर के शासक सिंधिया ने उनके साथ गद्दारी की, अंग्रेजों के साथ वो मिला हुआ था। उन्होंने खबर कर दी झांसी की रानी के बारे में और अपनी सेना भी भेज दी, साथ में आर्थिक मदद भी की अंग्रेजों की, और इस कारण से दोनों की लड़ाई हुई। यूरोज के साथ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की लड़ाई हुई और इसी क्रम में देखते हैं कि मई में 8 दिनों तक वो लड़ाई लड़ती हैं यूरोज से, बहुत बेहतरीन तरीके से लड़ाई लड़ती हैं, पूरा आत्मसम्मान झोंक करके लड़ाई लड़ती हैं, पूरे शक्ति से लड़ाई लड़ती हैं, लेकिन मई में वो शहीद हो जाती हैं। और उनके बारे में यूरोज ने कहा था कि अगर भारतीय विद्रोहियों में कोई एकमात्र मर्द है तो यही सोई हुई औरत है, जिसका जिक्र मैंने अपने पिछले वीडियो में भी शुरुआत में ही किया था। ठीक है, तो ये है आपका झांसी का कहानी। अब हम चलते हैं और देख लेते हैं बिहार की कहानी, जो कि बीपीएससी 66 का जो मेंस होने वाला है उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से नेतृत्व सबसे पहले किसका था, तो वीर कुंवर सिंह जी का था। वीर कुंवर सिंह जो बिहार के शेर कहे जाते हैं, 80 वर्ष के बुजुर्ग, लेकिन जवानों से भी ज़्यादा उनके खून में रवानी थी। ठीक है, तो उन्होंने इसका नेतृत्व संभाला था और पटना में जो बिहार में जो सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ था, जो प्रमुख केंद्र थे, वो था शाहाबाद जिला, पटना जिला और गया जिला। ठीक है, तो इन जगहों पर सबसे ज़्यादा विद्रोह का विस्तार हुआ था। इसके अलावा देखें तो पटना और दानापुर में भी सबसे पहले सैन्य छावनियों में विद्रोह हुआ था। जैसा आप जानते हैं कि पटना और दानापुर में सैन्य छावनी अभी भी है, तो वहाँ पर जो है विद्रोही सैनिक वहाँ से अपना विद्रोह करते हुए और अंग्रेजों को मारते हुए और जगदीशपुर पहुँच गए। उनको पता चला कि जगदीशपुर का जमींदार जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो उनके नेतृत्व में लड़ने के लिए सैनिक जो है उनका साथ देते हुए और वहां पर पहुंच गए। ठीक है, इसके बाद वो सैनिकों के साथ लड़ते हुए उन्होंने जो है जगदीशपुर को मुक्त करा लिया। सबसे पहले तो अपनी रियासत को मुक्त कराया और वहां से जो है वो अरातौलिया पहुंच गए, आजमगढ़। ठीक है, अरातौलिया नामक स्थान पर आजमगढ़ में उन्होंने मिलमैन को हराया। सबसे पहले मिलमैन नाम का अंग्रेज अधिकारी था जो उनके सामने आया, उसको हराया। उसके बाद फिर जो है वहीं पर आपका आजमगढ़ के आसपास ही उन्होंने डेम्स को हराया। उसके बाद उसको हरा दिया तो फिर जो है कैनिंग ने किसको भेज दिया, मार्क को भेज दिया। मार्क को हराने में भी जो है वो सफल रहे, लेकिन उसी क्रम में उनके बाह में गोली लग गई। तो गंगा से गुजरते हुए उन्होंने अपना बाह जो है अपने हाथों से काट डाला और फिर जो है गंगा माँ को अर्पित करके और वो आगे बढ़ गए। इतना जोश था उसमें नहीं बोलना चाहिए। तो वो जो है फिर जगदीशपुर पहुंच गए और जगदीशपुर में फिर जो है उनकी लड़ाई हुई और अंततः जो है वो जीत तो गए। मतलब वहाँ पर भी जो है आपका कह सकते हैं कि जगदीशपुर वापस आए 22 अप्रैल को और फिर जो है आपका 24 घंटे के बाद ही ली ग्रैंड वहाँ पर पहुँच गया। ली ग्रैंड जब पहुँचा तो उसके साथ भी लड़ाई हुई और ली ग्रैंड को भी उन्होंने पराजित कर दिया। तो 4 अधिकारियों को उन्होंने अलग अलग जगहों पर पराजित किया और ऐसे करने वाले वो पहले 1857 की क्रांति के विद्रोही थे जिन्होंने इतने सारे अंग्रेज अफसरों को पराजित किया था और स्वयं की मृत्यु से मरे थे। शहीद मतलब वो जंग लड़ते हुए किसी अंग्रेज ने उनको नहीं मारा था, स्वयं की मृत्यु से उनका जो है देहांत हुआ था और वो शहीद हुए थे। ठीक है, तो ये क्रम चला था। 26 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह जी की मृत्यु हो जाती है क्योंकि उनका बाँह कट चुका था और थोड़े बहुत घायल भी हो गए थे युद्ध के दौरान, तो इस कारण से जो है उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन स्वाभाविक मृत्यु थी, वो युद्ध के मैदान में नहीं मारे गए थे। ठीक है, तो इसके बाद जो है आप देख सकते हैं कि अमर सिंह ने, जैसा मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी, कि अमर सिंह ने फिर जो है वहाँ से नेतृत्व संभाल लिया। लेकिन फिर जो है दिसंबर तक बहुत सारे लोगों ने आकर के, विलियम टेलर हो गया, विंसेंट आयर हो गया, इन लोगों ने आकर के विद्रोह को वहाँ पर दबा दिया। ठीक है, इसके बाद और भी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को पिछले वीडियो में कि इलाहाबाद, फैजाबाद, बरेली, मंदसौर, असम, ओडिशा, राजस्थान, कुल्लू, गोरखपुर, मथुरा, इन सब जगहों से किसका नेतृत्व था, कब क्या हुआ, यह सब मैं बता चुका
चुका हूं आप लोगों को, तो पिछला वीडियो आप लोग देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर तो ठीक है, इस वीडियो में यही रहने देते हैं, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। एक और पार्ट इसका हम लोग ले आएंगे और इसके बाद जो है हम लोग असफलता का कारण देख लेंगे, परिणाम देख लेंगे और उसके बाद जो है इसका दूरगामी महत्व क्या था वो भी देख लेंगे। और यह एक सैनिक विद्रोह था, कुछ लोगों का मानना है, और कुछ लोगों का मानना है कि यह जो था आपका राष्ट्रीय विद्रोह था। तो दोनों में जो आपका ये बनाम वो चलता रहता है विभिन्न इतिहासकारों के बीच, इस पर हम लोग मैं अपनी राय दूंगा या फिर कुछ जो तटस्थ जो आपके लेखक हैं उनकी राय मैं आपको बताऊंगा। तो उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और सारे कारण आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझे होंगे। इतने सारे डिटेल में जो है ना बहुत कम लोग पढ़ाते हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य आप लोगों को सिर्फ परीक्षा पास कराना नहीं होता है, मेरा उद्देश्य ये होता है कि आप लोग अपना सोच खुद से भी विकसित करें। तो इस कारण से मैंने ये वीडियो इतने डिटेल में बनाया है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, सारा डिटेल आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। और जो भी आपके इसमें पॉइंट्स जो पिछले वीडियो में छूट गए थे पीटी के लिए, वो मैं वो आपको नोट्स के स्वरूप में दे दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट जरूर करते रहिएगा और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। साथ ही यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे, सारा नोटिफिकेशन, ठीक है। तो चलिए अब मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।